हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और आज की हमारी मूवी है द क्लू। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। और इस मूवी की एंडिंग बाकी मिस्ट्री मूवी से बहुत अलग है, क्योंकि इस मूवी की एक खास बात यह है कि इसकी तीन एंडिंग है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़ी सी हवेली दिखाई जाती है और ये टाइम होता है 1955 का। इस हवेली में सबसे पहले एक बटलर आता है। बटलर का नाम जेम्स वर्ड्सवर्थ होता है और वो हवेली के अंदर जाकर वहाँ की हाउसमेट से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें क्या करना है। तो वो कहती है हाँ। इसके बाद जेम्स किचन जाता है। किचन में इस वक्त मिस हू नाम की एक कुक होती है। मिस हू जेम्स के किचन में एंटर करते ही उसे चाकू दिखाकर कहती है कि डिनर 8 बजे तक रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद आगे हमें कर्नल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। कर्नल उस मेंशन में आकर डोरबेल रिंग करता है और इसी बीच उसकी नज़र पास में बंधे हुए 2 खूंखार कुत्तों पर जाती है। आगे जेम्स वहां आकर कर्नल को घर के अंदर ले जाता है। इसके बाद उस घर में मिस वाइट नाम की एक विडो यानी कि एक विधवा औरत आती है और जेम्स उसका भी वेलकम करता है। आगे स्कारलेट नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है। स्कारलेट की कार अचानक से खराब हो जाती है, लेकिन तभी उसी रास्ते से प्रोफेसर प्लम गुजर रहे होती हैं और इसलिए वो स्कारलेट को लिफ्ट दे देती हैं। वहीं दूसरी तरफ जेम्स कमरे में सभी को मिस पिकॉक नाम की एक लेडी से इंट्रोड्यूस कराती हैं, पर इतने में ही डोरबेल रिंग होती है और बाहर मिस्टर ग्रीन खड़े होती हैं, जिसे जेम्स घर के अंदर बुलाते हैं। आगे सीन आता है प्रोफेसर प्लम और स्कारलेट पर। यहाँ कोइंसिडेंटली इन दोनों को एक ही जगह जाना था और वो जगह थी वही ड्रावरा मेंशन, जिसमें पहले ही 4 गेस्ट आ चुके थे। आगे जेम्स इन सभी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि आप सभी ने महसूस कर लिया होगा कि ये आप लोगों के असली नाम नहीं है और आप सभी को यहाँ क्यों बुलाया गया है ये बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा। जेम्स के इतना कहने पर मिस हू बेल बजाती है और इसके बाद सभी गेस्ट डिनर करने लगती हैं। यहाँ डिनर टेबल में एक चेयर खाली होती है और इन सभी को लगता है कि ये चेयर इस घर के होस्ट की है, लेकिन जेम्स बताता है कि नहीं, ये चेयर हमारे 7वें गेस्ट मिस्टर बॉडी की है। तो इस पर वाइट कहती है लेकिन मुझे लगा कि मिस्टर बॉडी ही इस घर के मालिक हैं। तो बटलर कहता है ऐसा नहीं है। वाइट कहती है फिर इस घर का मालिक कौन है। तो इस बात का जवाब खुद जेम्स को भी पता नहीं होता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। आगे जेम्स के जाने के बाद ये सभी एक दूसरे से बात करने लगती हैं और सिर्फ अपने नाम के अलावा अपनी छोटी मोटी बातें बताने लगती हैं। सबसे पहले मिस पिकॉक बताती है कि वो एक पॉलिटिशियन की वाइफ हुआ करती थी और इससे बहुत टाइम पहले वह उनके ऑफिस में होस्टेस की नौकरी करती थी। तो ये सुन ग्रीन कहता है कि मैंने आपको आपके हस्बैंड के साथ देख रखा है। दरअसल मैं वॉशिंगटन में एक नौकरी करता हूँ और USA के ज़्यादातर पॉलिटिशियन वहीं रहती हैं। तो आगे प्रोफेसर प्लम बताती हैं कि मैं भी वॉशिंगटन शहर से ही हूँ। मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक ब्रांच के लिए काम करता हूँ। तो इसके बाद मिस्टर कर्नल बताती हैं कि मैं एक टाइम पर US मिलिट्री का हिस्सा हुआ करता था और मैं भी वॉशिंगटन से हूँ। तो दोस्तों, इस मूवी में कोई भी एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन सभी वॉशिंगटन शहर से ही हैं और गवर्नमेंट से किसी तरह से जुड़े हुए हैं। आगे ये सभी बातें कर ही रहे होती हैं कि तभी डोरबेल रिंग होती है और इसके बाद कमरे में आखिर वो 7वां गेस्ट आता है। इस गेस्ट का नाम मिस्टर बॉडी होता है और इसके कमरे में एंटर करते ही सभी लोग, यहाँ तक कि हाउसमेट भी डरकर दूसरे कमरे में चली जाती है और कोई किसी से बात नहीं करता। पर बीच में मिस पिकॉक जेम्स से कहती है कि हमें यहाँ बुलाने वाला इस घर का मालिक कौन है। तो इस बात का जवाब देने के लिए जेम्स सभी मेहमानों को स्टडी रूम में इनवाइट करता है। आगे जब ये सभी स्टडी रूम में जाते हैं तो जेम्स एक लेटर पढ़ते हुए सभी को बताता है कि यहाँ इकट्ठा हुए सभी मेंबर्स में एक बात कॉमन है। पर उस बात को बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि मिस्टर बॉडी अपने बारे में कुछ बताए, क्योंकि हमें उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो ये सुन मिस्टर बॉडी खड़ा होता है और कहता है मैं ही क्यों। ऐसा कहकर मिस्टर बॉडी वहाँ से पीछे के दरवाजे से जाने लगता है, लेकिन यहाँ दरवाजे बंद होती हैं और खिड़की के बाहर एक खूंखार कुत्ता होता है, जिस वजह से बॉडी वहाँ से नहीं जा पाता। आगे जेम्स कहता है कि आप सभी मेरी सहमति के बगैर कहीं नहीं जा सकते। तो इसे सुन सभी गेस्ट भड़क जाती हैं, लेकिन जेम्स सभी को शांत करा के स्टडी रूम में वापस ले चलता है। जेम्स कहता है कि आप सभी के यहाँ आने का एक कारण है और वो ये है कि आप सभी को किसी न तो किसी ने ब्लैकमेल किया था। ऐसा कहकर जेम्स प्रोफेसर प्लम की तरफ बढ़ता है
और कहता है कि आप इससे पहले एक साइकेट्रिस्ट हुआ करते थे, लेकिन आपका लाइसेंस जब्त कर लिया गया। तो स्कारलेट जेम्स से कहती है ऐसा क्यों? जेम्स कहता है क्योंकि इनका चक्कर एक शादीशुदा औरत से था जो उनकी एक पेशेंट थी। इतना कहकर आगे जेम्स मिस पिकॉक के पास जाता है और कहता है कि आपके हस्बैंड एक पॉलिटिशियन थे और आपके हस्बैंड पर ऐसा इल्जाम था कि उन्होंने मरने से पहले कुछ गैरकानूनी लोगों से पैसे लिए थे। तो पिकॉक कहती है नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह थी, पर ये खबर ज्यादा ना फैले इसलिए उसने ब्लैकमेलर को पैसे दिए थे। आगे इन सब की बातें सुनकर स्कारलेट खुद वो बात बताने लगती है जिस कारण से ब्लैकमेलर ने उसे ब्लैकमेल किया था। स्कारलेट बताती है कि वो गवर्नमेंट से छिपकर एक गैर कानूनी धंधा करती थी जिसमें वो लड़कियों को बेचती थी और शायद कर्नल का चक्कर उसकी एक क्लाइंट से था। तो ये सुनकर कर्नल गुस्सा होता है, पर स्कारलेट कहती है कि ये सिर्फ एक मजाक था। आगे बारी बारी सभी वो बातें बताने लगती हैं जिस कारण से ब्लैकमेलर ने उन्हें ब्लैकमेल किया था। सबसे पहले वाइट बताती है कि विधवा होने से पहले उसका एक हस्बैंड हुआ करता था। पेशे से वो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट था, पर अचानक से उसकी रहस्यमय तरह से मृत्यु हो गई और इसके बाद ब्लैकमेलर उसे इस बात से ब्लैकमेल करने लगा कि उसी ने उसके हस्बैंड को मारा है। हालांकि ये सच नहीं था, पर फिर भी उसे उस ब्लैकमेलर को पैसे देने पड़े। तो फिर जेम्स कहता है कि सुनने में आया है कि आपका इससे पहले भी एक और हस्बैंड था। तो वाइट कहती है हाँ। वो कहती है कि वो एक इल्यूजनिस्ट था और आंखों का धोखा करता था, पर अचानक से वो कहीं गायब हो गया और उसका कुछ पता नहीं चला। तो इसके बाद आखिरी गेस्ट यानी मिस्टर ग्रीन भी अपनी सच्चाई बताने लगता है। वो कहता है कि असल में वो एक होमोसेक्सुअल है और यही बात उसे लोगों से छिपानी पड़ी क्योंकि होमोसेक्सुअल होने के कारण उससे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी और इसी बात को राज रखने के लिए वो ब्लैकमेलर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तो ये सुन प्रोफेसर वहाँ से उठ जाती हैं और मिस्टर बॉडी से कहती हैं कि अब आप आखिरी मेंबर बचे हैं, आपको ब्लैकमेलर ने ब्लैकमेल क्यों किया था। तो इस पर जेम्स कहता है कि असल में मिस्टर बॉडी ही वो ब्लैकमेलर है जो तुम सभी को ब्लैकमेल करता था। तो ये सुन सभी लोग मिस्टर बॉडी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जेम्स सभी को शांत कराते हुए कहता है कि एक ब्लैकमेलर किसी को तब तक ब्लैकमेल कर सकता है जब तक वो आपके राज पब्लिक में रिवील ना कर दे। और यहाँ जो कुछ भी आप लोगों ने कन्फेस किया है वो सभी बात मैंने दूसरे कमरे में एक रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर ली है। ये रिकॉर्डिंग हम पुलिस को सुनाकर इस मिस्टर बॉडी को ब्लैकमेल करने के जुर्म में अरेस्ट करवाएंगे। इसके लिए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और पुलिस बस 40 मिनट में आती ही होगी। तो ये सुन मिस्टर बॉडी कहता है कि पर मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है, मेरे पास कुछ एविडेंस है। इतना कहकर बॉडी उस कमरे में एक सूटकेस लाता है। इस सूटकेस के अंदर कुछ प्रेजेंट बॉक्स होती हैं। इन्हें बॉडी सभी को देकर अपना अपना बॉक्स खोलने को कहता है। आगे जब स्कारलेट अपना बॉक्स खोलती है तो उसे इसमें एक कैंडल स्टिक दिखती है। व्हाइट के बॉक्स के अंदर एक फांसी का फंदा होता है। ग्रीन को एक लोहे की पाइप मिलती है। वहीं कर्नल के बॉक्स में लोहे का एक औजार मिलता है। प्रोफेसर प्लम को गन मिलती है और मिस पिकॉक को एक खतरनाक चाकू मिलता है। आगे मिस्टर बॉडी इन सभी से कहता है कि ये सभी चीजें खतरनाक हथियार हैं और आप सभी के पास एक रास्ता है। अगर आप अपने ये सारे राज पब्लिक में और पुलिस के सामने लाना नहीं चाहते तो फिर मेरे लाइट ऑफ करने के बाद तुम सभी जेम्स को मारकर चाबी लेकर यहाँ से निकल जाना और जिस टेप रिकॉर्डिंग में तुम सभी के राज रिकॉर्ड हुए थे मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। इतना कहकर बॉडी लाइट ऑफ कर देता है और लाइट ऑफ होने के बाद गोली चलने की आवाज आती है और मिस पिकॉक के चिल्लाने की आवाज हम सुन पाते हैं। आगे मिस पिकॉक लाइट ऑन करती है तो उनके हाथ में उनके बॉक्स से मिला हुआ चाकू होता है और नीचे मिस्टर बॉडी की डेड बॉडी होती है। जब प्रोफेसर प्लम चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि बॉडी के शरीर में कहीं भी चाकू का निशान नहीं है, पर फिर भी इसकी सांस नहीं चल रही और ये मर चुका है। तो मिस पिकॉक कहती है कि उसे तुमने मारा है, तुम्हारे हाथ में गन है और हमने गन चलने की आवाज सुनी थी। तो इस पर प्रोफेसर कहता है किसी ने लाइट ऑफ होने के दौरान मुझसे मेरी गन छीन ली थी। देखो गोली दीवार पर लगी है जबकि विक्टिम की बॉडी में गोली का निशान नहीं है। आगे ये सुनकर मिस पिकॉक एक कॉकटेल लेती है, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि शायद उस कॉकटेल में जहर था। तो ये सुनकर पिकॉक घबराकर चिल्लाने लगती है, लेकिन ग्रीन किसी तरह उसे थप्पड़ मारकर शांत कराता है। आगे जब उस ड्रिंक को चेक किया जाता है तो उसमें कोई जहर नहीं होता। इसके बाद अचानक से दूसरे कमरे में हाउसमेट के चिल्लाने की आवाज आती है। जब बाकी सब उस कमरे में जाकर हाउसमेट से चिल्लाने का कारण पूछते हैं
तो वो बताती है कि वो भी उसी तरह का कॉकटेल पी रही थी और जब प्रोफेसर प्लम ने बताया कि उस कॉकटेल में जहर है तो ये सुनकर वो घबराकर चिल्लाने लगी। फिर स्कारलेट कहती है कि लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा कि हम कॉकटेल के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि तुम तो एक दूसरे कमरे में हो। तो हाउसमेट बताती है कि ये कमरा इस तरह से बनाया गया है कि इसमें से दूसरे कमरे से आने वाली आवाज़ साफ सुनी जा सकती है। आगे हाउसमेट कहती है कि मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ो, वो किलर मुझे भी मार डालेगा। तो इसके बाद वह सभी हाउसमेट को अपने साथ स्टडी रूम में ले चलती हैं। इस कमरे में जेम्स अपना एक सीक्रेट रिवील करता है कि असल में उसकी वाइफ को भी मिस्टर बॉडी ने ब्लैकमेल किया था और तनाव में आकर उसने खुद को जान से मार डाला। उस दिन का बदला लेने के लिए ही जेम्स ने ये सारा प्लान बनाया और बॉडी के द्वारा परेशान किए गए सभी विक्टिम्स को यहाँ इन्वाइट किया। इसका मतलब इस घर का मालिक और कोई नहीं बल्कि खुद जेम्स है और अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए जेम्स ने मिस्टर बॉडी और इन सभी को यहाँ इनवाइट किया था ताकि सभी अपना गुनाह कबूल करें और मिस्टर बॉडी को पुलिस के हवाले उन्हें ब्लैकमेल करने के गुनाह में भेज दें। लेकिन यहाँ मिस्टर बॉडी को किसी ने मार दिया है और अब उनके पास सिर्फ 40 मिनट है असली किलर को ढूंढने के लिए, वरना पुलिस जल्दबाजी में किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। तो जेम्स के इतना कहने के बाद ग्रीन कहता है कि शायद किलर उन्हीं में से कोई एक है, क्योंकि उन सभी के पास मिस्टर बॉडी को मारने का कोई ना कोई कारण है। तो ये सुनकर प्रोफेसर प्लम को कुछ याद आता है और वो कहता है कि इस वक्त घर में एक और मेंबर था जिसकी कोई आवाज नहीं आ रही है और वो है यहाँ की कुक। तो इसके बाद ये सभी कुक को ढूंढने किचन जाती हैं, पर यहाँ एक बड़े से कबर्ड के अंदर उसकी डेड बॉडी होती है। इसका मतलब उसे भी किसी ने मार दिया है। यहाँ ये सभी कुक के मरने का दोष एक दूसरे पर लगाने लगती हैं। बीच में सभी की बात काटते हुए जेम्स मिस हू की बॉडी को किचन से हटाने को कहता है, क्योंकि वो किचन को गंदा देखना नहीं चाहता था। आगे जब सभी कुक की लाश को स्टडी रूम में ले जाती हैं तो यहाँ मिस्टर बॉडी की डेड बॉडी नहीं होती। ये देखकर सभी काफी घबरा जाती हैं। प्रोफेसर कहता है कि बॉडी तो मर चुकी थी, फिर वो कहाँ गई? तो स्कारलेट कहती है कि शायद ये सब एक भूत ने किया है। ऐसा कहकर स्कारलेट एक एनवलप ओपन करती है। इस एनवलप में उसे एक फोटो मिलती है जिसमें कर्नल और हाउसमेट की कुछ अलग तरह की फोटोज होती हैं। इस फोटो से स्कारलेट को याद आता है कि दरअसल हाउसमेट यहाँ काम करने से पहले उसकी एक क्लाइंट थी और कर्नल बहुत टाइम पहले उसी हाउसमेट के साथ सोया था, जिसके बदले में उसने हाउसमेट को पैसे दिए थे। तो स्कारलेट कर्नल से इस बारे में सवाल करने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये तस्वीर जेम्स को उस ब्लैकमेलर से मिली थी और जेम्स ने इसे इधर रखा था ताकि वो इस फोटो को कर्नल को वापस कर सके। अब जेम्स के इतना बताती ही मिस पिकॉक के चिल्लाने की आवाज आती है। जब सभी वहां जाकर देखती हैं तो वहां पर इन्हें मिस्टर बॉडी की बॉडी मिलती है। इस बार बॉडी के शरीर में जख्म के निशान होती हैं जो कि कैंडल स्टिक से लगने से आए थे। मिस पिकॉक बताती है कि मिस्टर बॉडी की डेड बॉडी उसे बाथरूम में मिली। तो अब ग्रीन और बटलर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि असल में बॉडी पिछली बार मरा नहीं था, बल्कि वो सिर्फ बेहोश हुआ था और प्रोफेसर प्लम से उसकी बॉडी चेक करते वक्त कोई गलती हुई थी। फिर बाद में बॉडी होश में आने के बाद यहाँ आया और उसे उसी किलर ने मार डाला जिसने पिछली बार उसे मारने की कोशिश की थी। इसका मतलब अभी किलर यहीं पे है या फिर उनमें से कोई किलर से मिला हुआ है। फिलहाल ये सभी मिस्टर बॉडी और मिस हू की डेड बॉडी को दूसरे कमरे में ले चलते हैं। यहाँ जेम्स इस कमरे में गन, फांसी का फंदा और जितने भी औजार उन्हें उस बॉक्स में मिले थे वे सभी वो कबर्ड में बंद कर देता है, क्योंकि इस घर में अभी तक सारे मर्डर्स इन्हीं हथियार से हुए हैं। लेकिन कबर्ड बंद करते टाइम बाकी लोग जेम्स पर शक करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या पता तुम ही असली किलर हो और बाद में तुम खुद इन वेपन्स को यहाँ से निकाल कर आगे मर्डर करो। तो जेम्स कहता है कि मैं किलर नहीं हूँ और इस बात को साबित करने के लिए जेम्स कबर्ड की चाबी को बाहर फेंकने का डिसाइड करता है। आगे जब ये सभी बाहर जाते हैं तभी इन्हें डोरमेट के पास जैक नाम का एक आदमी दिखता है। जैक कहता है कि मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, क्या मैं आपके घर किसी को कॉल कर सकता हूँ? तो इसके बाद जेम्स बाकी मेंबर्स से कुछ डिस्कशन करता है और फिर उस आदमी को कॉल करने के बहाने उसे एक कमरे में लाकर लॉक कर देता है। यहाँ वो ऐसा इसलिए करता है ताकि ये सभी असली किलर को शांति से पकड़ सके। यहाँ जेम्स अपनी चाबी भी उन सभी के सामने फेंक देता है।
आगे ये सभी एक कमरे में होती हैं। यहाँ कर्नल बाकी सभी से कहता है कि शायद किलर कोई ऐसा है जिसे इस घर के बारे में जेम्स से ज्यादा पता है, इसलिए हमें दो दो टुकड़ों में अलग होकर किलर को ढूंढना चाहिए। क्या पता असली किलर अभी तक छिपा हुआ हो। तो इस पर प्रोफेसर कहता है लेकिन क्या पता अगर किलर उन्हीं में से एक निकला और उसने अपने पार्टनर को मार दिया। तो कर्नल कहता है कि इससे किलर को ढूंढना और आसान हो जाएगा क्योंकि जो मरेगा उसी का पार्टनर किलर होगा। तो इसके बाद जेम्स इस आइडिया से राजी होता है। आगे सभी को स्टिक काट कर दी जाती है और जिसकी भी स्टिक बराबर निकलती है वह पार्टनर्स चुनने जाते हैं। तो इसके बाद ये सभी घर के अलग अलग हिस्सों में फैलकर किलर को ढूंढने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं। किलर कर्नल को ब्लैकमेल करने वाली सारी तस्वीरें जला देता है और उस कबर्ड में से एक लोहे का हथियार उठा लेता है। वहीं हम जैक को देख पाते हैं जो उस कमरे में रखे हुए फोन से अपने दोस्तों को अपना लोकेशन बताता है और कहता है कि उन्हीं में से एक उसका बॉस है। अब जैक के इतना कहते ही किलर एक सीक्रेट डोर से उस कमरे में एंटर करके जैक को मार डालता है। इसके बाद हमें कर्नल और स्कारलेट को दिखाया जाता है। यहाँ कर्नल को अचानक से गिरने पर पता लगता है कि इस जगह पर एक खुफिया दरवाजा है और वो ये बात स्कारलेट को बताता है। तो आगे ये दोनों उस दरवाजे को फॉलो करते हुए उसी कमरे तक पहुँचती हैं जहाँ किलर ने जैक को मारा था और यहाँ जैक की लाश पड़ी हुई थी जिसे देखकर ये दोनों डर जाती हैं और इन्हें बाहर निकालने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाउसमेट अचानक से स्टडी रूम में जाकर उस कबर्ड में से प्रोफेसर प्लम की गन निकालकर दरवाजा तोड़ देती है, जिसके बाद स्कारलेट और कर्नल बाहर आती हैं। पर यहाँ किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर स्कारलेट ने कबर्ड से गन कैसे निकाली क्योंकि कबर्ड तो बंद था। तब स्कारलेट कहती है कि वो यहाँ कबर्ड तोड़कर गन निकालने आई थी पर यहाँ पहले से ही कबर्ड खुला हुआ था और इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब हाउसमेट के इतना बताते ही डोर बेल रिंग होती है। आगे जब ये लोग देखती हैं तो बाहर एक पुलिस इंस्पेक्टर आया होता है और वो इन सभी से कहता है कि बाहर एक गाड़ी काफी बुरी हालत में है और वो गाड़ी आपके घर के पास खड़ी है। क्या आप में से कोई उस गाड़ी का ड्राइवर है? तो सभी कहते हैं नहीं। फिर इसके बाद वो इंस्पेक्टर काफी सारे सवाल पूछने लगता है जिसे तंग आकर जेम्स उस इंस्पेक्टर को बगैर बताए लाइब्रेरी में बंद कर देता है। आगे ये सभी फिर से अलग अलग होकर किलर को ढूंढने लगते हैं और जब हाउसमेट और मिस्टर ग्रीन एक पुराने से कमरे में होती हैं तभी घर की सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं और तभी कोई हाउसमेट के गले में फांसी का फंदा अड़ा देता है। इसके बाद हमें उसी इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है। ये अपने पार्टनर को कॉल करके बताता है कि मैं इस वक्त उसी पुराने बंगले में हूँ जहाँ हम पहले आए थे। इंस्पेक्टर के इतना कहते ही किलर उसे भी मार डालता है। वहीं डोर बेल एक बार फिर रिंग होती है। इस बार एक लेडी कोई टेलीग्राम बताने आई होती है पर उसके आते ही किलर उसे गन से मारकर दरवाजा बंद कर देता है। आगे दिखाया जाता है कि लाइट वापस आने के बाद ये सभी उन तीनों की डेड बॉडी देखते हैं जिन्हें किलर ने अंधेरे में उनका कत्ल कर दिया था। आगे जेम्स ये सब देखकर काफी कुछ समझ जाता है और फिर उन सभी मर्डर्स की मिस्ट्री सुलझाना शुरू करता है और अब तक जो कुछ भी उनके साथ हुआ था वो सब स्टेप टू स्टेप बताने लगता है। जेम्स कहता है कि हम सभी स्टडी रूम में अपना अपना वो प्रेजेंट बॉक्स खोल रहे थे जो हमें मिस्टर बॉडी ने दिया था। हम सभी को बॉक्स देकर बॉडी ने लाइट ऑफ कर दिया था और फिर वो जमीन में लेटकर मरने का नाटक करने लगा था लेकिन वो मरा नहीं था। तो ये सुनकर प्रोफेसर प्लम कहता है कि मैंने देखा था वो मर चुका था। तो जेम्स कहता है नहीं वो मरा नहीं था। तो प्रोफेसर कहता है ठीक है मैं मान लेता हूँ कि मुझसे जांच के दौरान गलती हुई थी पर फिर भी बॉडी ने मरने का नाटक क्यों किया? तो जेम्स कहता है क्योंकि लाइट ऑफ करने के बाद बॉडी के पास से एक गोली गुजरी थी और वो समझ गया था कि यहाँ मेरी जगह कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बॉडी ने किलर को धोखा देने के लिए मरने का नाटक किया, वरना आखिर किलर उसे दोबारा क्यों मारता? तो प्रोफेसर कहता है इसका मतलब खूनी वो है जिसने मुझसे मेरी गन छीनी थी। तो जेम्स कहता है हाँ। ऐसा कहकर जेम्स सभी को हाउसमेट के कमरे में लाता है और कहता है कि आप सभी को याद होगा कि मिस पिकॉक के कॉकटेल पीने के बाद हाउसमेट को लगा था कि उसके कॉकटेल में जहर है और इसलिए वो चिल्लाने लगी थी, जिसके बाद हम सभी उसके शोर सुन के इस कमरे में आए थे। लेकिन उस वक्त कोई एक मेंबर इस कमरे में नहीं था बल्कि वो उस वक्त भी स्टडी रूम में रुका हुआ था और जब हम हाउसमेट के कमरे में गए थे तब वही एक मेंबर चाकू लेकर किचन में गया और कुक को मारकर वापस स्टडी रूम में आकर फिर हाउसमेट के रूम में आया। तो मिस पिकॉक कहती है लेकिन किलर ने इतना रिस्क कैसे लिया क्योंकि इस तरह से हम में से कोई भी उसे देख सकता था। तो जेम्स कहता है
क्योंकि किचन के अंदर कबर्ड में एक खुफिया दरवाजा है। ऐसा कहकर वो उस दरवाजे को खोल देता है और फिर ये सभी स्टडी रूम में वापस आती हैं। दरअसल यहीं से उस खुफिया दरवाजे का अंत था और वो रास्ता एक पेंटिंग से छिपा हुआ था। तो ग्रीन कहता है कि तुम्हें इन रास्तों के बारे में पता है, मतलब तुम ही किलर हो। तो जेम्स कहता है मुझे इन सीक्रेट दरवाज़ों के बारे में मेरे दोस्त ने बताया था, पर मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया और अगर मैं किलर होता तो मैं तुम्हें ये सब नहीं बताता। तो आगे जेम्स बात जारी रखते हुए कहता है कि हम में से 3 लोग हाउसमेट को पहले से ही जानते थे, जिनमें से एक मिस वाइट थी। दरअसल उनके हस्बैंड का अफेयर यहाँ की उसी हाउसमेट के साथ था और ये बात मिस वाइट जानती थी। तो इस बात पर वाइट मना करती है, लेकिन फिर वो इस बात से सहमत होती है कि वो हाउसमेट को जानती थी। जेम्स कहता है इसी तरह से स्कैलेट हाउसमेट को जानती थी क्योंकि वो उसकी क्लाइंट थी और मिस्टर कर्नल तो स्कैलेट की उसी क्लाइंट यानी हाउसमेट के साथ रात बिताकर आए थे। आगे जेम्स सभी को उस टाइम की बात याद दिलाता है जब सभी ने कमरे में महसूस किया था कि कुक कमरे से गायब है और फिर सभी किचन में कुक को ढूंढने गए थे। दरअसल उसी टाइम पीरियड के दौरान किलर कैंडल स्टिक लेकर खुफिया दरवाजे से स्टडी रूम आया था। फिर किलर को देखकर मिस्टर बॉडी भागकर हॉल तक पहुंचा, लेकिन फिर उधर किलर ने उसे फाइनली मार डाला और मारकर उसकी लाश को टॉयलेट में फेंक दिया। ये सारा काम उसने तब किया होगा जब हमें किचन में कुक की लाश मिली थी और हम किचन में थे। फिर हमारे किचन से बाहर निकलने के बाद किलर ने हमें ज्वाइन किया, मतलब कि किलर वो है जो उनके साथ किचन में नहीं आया था। आगे जेम्स सभी को कबर्ड के पास लेकर चलता है और बताता है कि किलर को कबर्ड की चाबी उसके जेब से चुराने का मौका तब मिला होगा जब उनके दरवाजे में जैक नाम का वो आदमी आया था और वह सभी एक साथ थे। उसी वक्त किलर ने उसके जेब से वो चाबी निकाल कर नकली चाबी रख दी थी। तो जेम्स की ये सारी बात सुनकर ग्रीन को कुछ याद आता है और वो कहता है कि उसने कर्नल के बारे में ये सुना था कि कर्नल किसी तरह की ब्लैक मार्केटिंग करता है। तो कर्नल अपने आप रिवील करता है कि वर्ल्ड वॉर के दौरान वो एयरफोर्स के रेडियो के पार्ट्स चुराकर उसे ब्लैक मार्केट में बेचता था, इसलिए उस वक्त रेडियो की खराबी से कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे और ये सारी बात जैक जानता था क्योंकि उस दौरान जैक उसका ड्राइवर हुआ करता था। तो ग्रीन कहता है फिर उस टेलीग्राम गर्ल का इस मर्डर से क्या कनेक्शन, उसे तो कोई नहीं जानता था। तो आगे प्रोफेसर बताता है कि असल में ये लड़की उसी की वो क्लाइंट थी जिसके अफेयर के कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया था। फिर इसके बाद सभी की बातें जानकर जेम्स उस किलर का नाम बताता है जिसने कुक को और मिस्टर बॉडी को मारा था। वो कहता है कि वो किलर इस घर की हाउसमेट थी। दरअसल जब बॉडी ने लाइट ऑफ कर दी थी तब उसकी आवाज सुनकर हाउसमेट ने दूसरे कमरे से अपनी गोली दरवाजे से आर पार करके बॉडी को मारने की कोशिश की और इसलिए दरवाजे में गोली का छेद था। इसके बाद हाउसमेट किचन गई और उसने कुक को मार डाला। आगे मेड दोबारा से अपने कमरे में आई और सभी को चिल्लाकर अपने कमरे में बुलाया। तो कर्नल कहता है फिर उसने मिस्टर बॉडी को कब मारा। तो जेम्स कहता है जब हम सभी को महसूस हुआ कि कुक यहाँ नहीं है और हम सभी उसे देखने किचन गए। तो इसी दौरान मेड स्टडी रूम में रुकी हुई थी और जब बॉडी उठा तब मेड ने उसे मारकर बाथरूम में छिपा दिया क्योंकि मेड को पता था कि अगर उसकी बॉडी में गोली का घाव नहीं है तो मतलब कि वो जिंदा है और मरने का नाटक कर रहा है, पर असल में ये सब मेड ने किसी के कहने पर किया था। तो सभी मेंबर्स पूछते हैं किसके। फिर जेम्स मेन किलर का नाम बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि स्कैलेट है और उसने हाउसमेट का हमेशा की तरह इस बार भी यूज किया था और हाउसमेट इस घर में कई सालों से काम कर रही थी जिस कारण उसे घर का हर एक खुफिया रास्ता पता था और यही रास्ता उसने स्कैलेट को बताया था। हाउसमेट ने जब स्कैलेट का काम कर दिया तब स्कैलेट ने लाइट ऑफ करके हाउसमेट को मार डाला और उसी ने जैक और पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल किया। फिर बाद में जब टेलीग्राम गर्ल आई उसकी फोटो पहचान कर उसने उसे मार दिया। तो ये सुनकर स्कैलेट स्माइल करती है और कहती है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तब जेम्स कहता है कि जिसके भी बैग में गन होगी वही असली किलर है क्योंकि उसी ने लास्ट टाइम गन का इस्तेमाल किया था। तो ये कहते ही स्कैलेट अपने बैग से गन निकालती है और उन लोगों को हाथ खड़े करने को कहती है। ग्रीन कहता है कि आखिर तुमने बॉडी को क्यों मारा, तुम्हारे गैर कानूनी धंधे के बारे में तो सबको पता है।
तो स्कारलेट कहती है कि वो मेरा असली धंधा नहीं है, असल में मैं लोगों को ब्लैकमेल करती हूँ और लोगों के राज बेचती हूँ। दरअसल मेरे बारे में उस कुक को पता था और इसलिए मुझे उसे हाउसमेट के द्वारा मरवाना पड़ा। असल में मैं यहाँ आई थी तुम सभी के सीक्रेट्स जानने के लिए, लेकिन बॉडी मेरा सीक्रेट जानता था, इसलिए उसके सामने तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताते। और अब मुझे पता है कि कर्नल ने ब्लैक मार्केट में रेडियो के पार्ट्स बेचे थे, जिस कारण कई सोल्जर्स मारे गए थे। व्हाइट का हस्बैंड एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट था जो फ्यूजन बॉम्ब बनाता था। वहीं मिस पीकॉक के हस्बैंड ने कई लोगों से घूस लिया था। तुम सभी मेंबर्स गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हो और सिर्फ एक छोटे आरोप से भी तुम्हारा कैरेक्टर खराब हो सकता है। इतना कहकर स्कारलेट जेम्स की तरफ बढ़ती है और कहती है कि मुझे बस तुम्हारा सीक्रेट नहीं पता और ना ही तुम गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हो। तो जेम्स कहता है कि इस गन में गोली नहीं है। इतना कहकर जेम्स स्कारलेट का ध्यान भटकाकर उसकी गन छीन लेता है और तभी पुलिस वहां आ जाती है, लेकिन वहां एक पेंडुलम में गोली लग जाती है, जिसके साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। लेकिन फिल्म यहाँ खत्म नहीं होती और फिर इसके बाद मूवी की दूसरी एंडिंग दिखाई जाती है। दूसरी एंडिंग में जेम्स सभी को बताता है कि मेन किलर का हाउसमेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, बल्कि मेन किलर ने मिस्टर बॉडी और कुक को मारने के लिए हाउसमेट को पैसे देकर हायर किया था। और फिर एक बार काम हो जाने के बाद मेन किलर ने सबसे पहले जाकर जैक का कत्ल किया और लाइट ऑफ करने के बाद हाउसमेट को फांसी से मार डाला और फिर पुलिस इंस्पेक्टर को लोहे के हथियार से मारकर उसका भी कत्ल कर दिया। और फिर तीनों को मारने के बाद मेन किलर बेसमेंट में गया और लाइट ऑन करके वापस निकला। तो मिस पीकॉक कहती है कि मतलब हत्यारा वो है जो बेसमेंट से बाहर आया था। तो जेम्स मिस पीकॉक को अपने पास लाते हुए कहता है हाँ, और वो किलर आप है क्योंकि आप बेसमेंट से निकली थी। ऐसा कहकर जेम्स सभी को अपने बैग में गन चेक करने को कहता है। जिसके भी बैग में गन होगा वही असली किलर होगा। तो इस बार दिखाया जाता है कि स्कारलेट के बैग में कुछ नहीं होता, वहीं इस बार गन मिस पीकॉक के बैग में होती है क्योंकि वही असली मर्डरर है। पीकॉक ये गन सभी के ऊपर तान लेती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस कुक का मर्डर हुआ था वो इससे पहले मिस पीकॉक के घर में काम करती थी और जिन लोगों से मिस पीकॉक के हस्बैंड ने पैसे लिए थे वो कुक उन्हें जानती थी। इसके अलावा इस बारे में मिस्टर बॉडी को भी पता था और वो इस बारे में मिस पीकॉक को ब्लैकमेल करता था। दरअसल ये दोनों जानते थे कि मिस पीकॉक का हस्बैंड एक घूसखोर पॉलिटिशियन है। तो आगे जेम्स कहता है कि हम घर में सभी कत्ल को साफ कर देंगे और इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, बस आप यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर जेम्स और बाकी सभी मिस पीकॉक को जाने को कहती हैं। इधर जेम्स बताता है कि असल में मिस पीकॉक का हस्बैंड फॉरेनर देशों से पैसे लाकर यूएसए में नकली चीजें इंपोर्ट करता था, इसलिए युद्ध के दौरान यूएसए के कई सारे पायलट प्लेन्स खराब होने की वजह से सोल्जर्स मारे गए। तो इस पर कर्नल कहता है मतलब इसमें मेरा और रेडियो खराब होने का कोई कसूर नहीं था। तो जेम्स कहता है नहीं, ये बात तुम्हारे ड्राइवर जैक को और उस पुलिस ऑफिसर को भी पता थी, जिस कारण मिस पीकॉक ने उन्हें मार दिया और ये बात वो टेलीग्राम गर्ल भी जानती थी। इतना कहकर जेम्स सभी के सामने रिवील करता है कि मुझे मिस पीकॉक के बारे में ये सारी बातें पहले से ही पता थी और इसलिए मैं उन पर नजर रख रहा था। असल में मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ और इस वक्त बाहर पुलिस खड़ी है जिसे मैंने 40 मिनट पहले बुलाया था। आगे दिखाते हैं कि मिस पीकॉक को पुलिस पकड़ लेती है, जिसके साथ इस फिल्म की दूसरी एंडिंग भी खत्म हो जाती है। वहीं आखिरी और फिल्म की रियल एंडिंग दिखाई जाती है, जिसमें जेम्स रिवील करता है कि घर में हुए सारे मर्डर किसी एक ने नहीं बल्कि सभी ने किए हैं। असल में प्रोफेसर प्लम ने कैंडल स्टिक से मिस्टर बॉडी को मारा था। असल में उन्होंने ही अपनी गन से स्टडी रूम में सबसे पहले बॉडी को मारने का ट्राई किया था और क्योंकि बॉडी चेक करने पर सिर्फ प्रोफेसर प्लम को ही पता था कि बॉडी मरा नहीं है, इसलिए बाद में प्रोफेसर प्लम ने उसे फिर से कैंडल स्टिक से मार डाला। असल में प्रोफेसर प्लम को बॉडी ने काफी लंबे समय तक ब्लैकमेल किया था और इसलिए ये उसका बदला था। वहीं दूसरा मर्डर यानी कुक का मर्डर मिस पीकॉक ने किया था, क्योंकि इससे पहले वो कुक मिस पीकॉक के घर में काम करती थी, इसलिए उस कुक को मिस पीकॉक और उसके हस्बैंड का और सोल्जर्स के युद्ध में मारे जाने का राज पता था। आगे जेम्स बताता है कि जब मैं दरवाजे के पास खड़ा था तब और किसी ने नहीं बल्कि कर्नल ने मेरे जेब से चाबी बदली थी। फिर जब सभी अलग अलग हुए और जब कर्नल को अपनी पार्टनर स्कारलेट से अलग होने का मौका मिला तब उसी टाइम उसने कबर्ड से लोहे का हथियार निकालकर जैक को मार डाला, क्योंकि जैक को उसके काला बाजारी और रेडियो में की गई गड़बड़ के बारे में पता था। वहीं मिस वाइट ने सारी लाइटें ऑफ करके हाउसमेट को रस्सी से बांधकर मार दिया था।
तो इस पर मिस वाइट कहती है कि मैं उससे नफरत करती थी, उसका मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर था। तो आगे जेम्स अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि कर्नल से अलग होने का फायदा स्कैलेट ने भी उठाया था और लाइट ऑफ होने के दौरान उसने पुलिस इंस्पेक्टर को मार डाला। असल में वो पुलिस इंस्पेक्टर स्कैलेट के असली धंधे के बारे में जानता था और स्कैलेट इस बात को छिपाने के लिए उसे रिश्वत दे रही थी। तो ये सुनकर प्रोफेसर कहता है इसका मतलब टेलीग्राम गर्ल को ग्रीन ने मारा है, उसी के पास गन भी मिलेगी। तो ग्रीन कहता है नहीं, मेरे पास कोई गन नहीं है। फिर इसके बाद जेम्स एक बहुत बड़ा सरप्राइज देता है और कहता है कि गन मेरे पास है। यहाँ जेम्स बताता है कि असल में वही मिस्टर बॉडी है और जिसे मिस्टर बॉडी समझकर प्रोफेसर ने मारा है वो असल में उसका इस घर का बटलर है। दरअसल उस बटलर ने मिस्टर बॉडी बनने का नाटक उसी जेम्स के कहने पर किया था। जेम्स बताता है कि मैं तुम्हें काफी लंबे समय तक ब्लैकमेल करना चाहता था, पर मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई पक्के सबूत नहीं थे और इसलिए मैंने आज रात तुम सभी को यहाँ इनवाइट करके तुम लोगों से तुम्हारे सारे गुनाह कबूल कराए और उन्हें रिकॉर्ड किया। अब मैं उस रिकॉर्डिंग को कभी भी तुम सभी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए तब तक तुम लोग मेरे गुलाम रहोगे। मजे की बात तो ये है कि मैंने किसी पुलिस को नहीं बुलाया है और यहाँ कोई नहीं आ रहा है। जेम्स के इतना कहते ही मिस्टर ग्रीन अपनी रिवॉल्वर निकालकर जेम्स को शूट कर देता है, जिससे जेम्स घायल हो जाता है। यहाँ मिस्टर ग्रीन बताता है कि असल में वो एक FBI एजेंट है और उसे यहाँ आने वाले सभी मुजरिमों के बारे में पहले से ही पता था, जिस कारण वो यहाँ मिस्टर ग्रीन बनकर आया था और उसने यहाँ आकर पुलिस को भी कॉल कर दिया है। ग्रीन के इतना कहते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और सभी को अरेस्ट कर लेती है। दरअसल डायरेक्टर ने इन तीनों एंडिंग के अलावा एक चौथी एंडिंग भी बनाई थी, जिसमें दिखाया जाता है कि असल में जेम्स एक परफेक्ट साइको किलर था जो ऐसा मर्डर करना चाहता था जिस बारे में उसके घर आए मेहमानों को ना पता चले, इसलिए उसने ये सारा खेल खेला। पर इस एंडिंग को फिल्म में एडिट नहीं किया गया। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।